वक्त वक्त की बात है। अगले दिन माधव अपने घर बेतिया पहुंचता है। वह नौकरी के बाद पहली बार घर आया था। सब जगह उसके ही चर्चे हो रहे थे। इससे उसके पिता का सीना चौड़ा हो गया। उसके बचपन का मित्र राजू राज्य सरकार के भूमि विकास बैंक में कार्यरत था। माधव के बीते दिनों की सारी बातें एकमात्र राजू को ही पता है। माधव राजू से मिलने उसके घर जाता है। राजू उससे कहता है, आज शाम की पार्टी तुम्हारे नाम, सारा खर्च तेरा। माधव के कहता है, कितने रुपए हुए? वेटर 270 रुपए बताता है। फिर माधव ने 500 रुपए का एक नोट निकालकर उसमें अपना मोबाइल नंबर लिखा और सीधे काउंटर पर चला गया। उसने नोट को अंकिता की तरफ बढ़ाया। अंकिता नोट पर लिखे नंबर को देखती है, फिर बाकी के पैसे लौटाती है। घर जाकर माधव अंकिता के फोन का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद अन्नू की कॉल आती है। माधव, आई लव यू एंड आई मिस यू। तुम्हें घर पहुंचे 10 घंटे हो चुके हैं। अभी तक तुम सिर्फ एक बार ही कॉल किए हो कि कोर्चीज बोल। आमी तुमको याद कोर्ची डार्लिंग। माधव हंसते हुए बोलता है, अरे तुम ही तो बांग्ला बोल रही हो। अन्नू हिंदी बोलने की कोशिश करते हुए बोलती है, अन्नू मैं कॉल काटता हूँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। इतना कहते हुए माधव कॉल काट देता है। फिर नए नंबर की कॉल को रिसीव करता है। सामने से आवाज आती है, कैसे हो माधव? माधव इस आवाज को हमेशा के लिए अपने हृदय में समा लेना चाहता था, इसलिए कुछ समय के लिए रुक गया। फिर बोला, ठीक हूँ, तुम कैसी हो अंकिता? तुमने तो मेरी हालत देख ली होगी। एक धनवान परिवार के घर की बहू मर्दों के बीच रेस्टोरेंट चला रही है। मैं सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रेस्टोरेंट चलाती हूँ। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा परिवार तो एक संयुक्त परिवार है और बड़ा भी है। फिर तुमको रेस्टोरेंट संभालने की क्या जरूरत है? बड़ा परिवार था, अब नहीं है। मेरे शादी के 1 साल बाद अमरीश के बड़े भाई जो रेस्टोरेंट चलाते थे की कैंसर से मृत्यु हो गई। दूसरे साल 6 महीने के अंतराल के बाद सास ससुर स्वर्गवासी हो गए। 1 साल पहले अमरीश का प्रमोशन हुआ और एक जालसाजी के केस में सस्पेंड होकर घर पर पड़े हुए हैं। अमरीश चिड़चिड़े हो गए हैं और इन सब घटनाओं का जिम्मेदार मुझे समझते हैं। न ही मैं इस घर में ब्याह कर आती और न ही यह सब होता, ऐसा अमरीश मानता है और मुझसे झगड़ा करता है। कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मुझे पीटता भी है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अगर अमरीश दोबारा अपनी नौकरी पर नहीं जा पाता है तो सारी जिंदगी मुझे ही ताने मारता रहेगा। अंकिता, तुम मुझे बहुत याद आती हो। कॉलेज के पार्क में बैठकर पिघलते आसमान को निहारना, अपनी आइसक्रीम पहले खाकर मेरी वाली को देखकर तुम्हारा ललचाना बहुत याद आता है। हर रात सोते वक्त और सुबह उठने पर तुम याद आती हो। आज 4 साल बाद जब तुमको देखा तो तुमसे लिप्ट जाने का मन किया, पर अपने जज्बात को काबू करते हुए मैंने खुद को रोक लिया। क्या तुम आज भी मुझे प्यार करती हो अंकिता? अंकिता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्या तुम शादी कर चुके हो? नहीं, पर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। माधव बोला, कुछ प्रश्नों के उत्तर बने ही नहीं हैं। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, पर तुम्हें टूटकर चाहने की आदत और तुम्हारे साथ बिताए उन लम्हों को याद करना नहीं चाहती। यूं ही दुख कम नहीं है और दुख बर्दाश्त कर नहीं सकती। इसलिए इन सब बातों से खुद को निकालकर अपनी आने वाली जिंदगी पर फोकस करो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अंकिता, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? मैं एक शादीशुदा स्त्री हूँ और किसी की पत्नी हूँ। मैंने जब तुमको देखा तो तुमको देखते रहने की चाहत खत्म नहीं हो रही थी। अगर हम मिले तो हमें अपने जज्बातों को काबू में रखना पड़ेगा। फिर हम मिल सकते हैं। हम कल V2 मॉल में मिल सकते हैं। अगले दिन माधव V2 मॉल में ठीक 4 बजे पहुंच जाता है। फिर अंकिता को कॉल करता है, अंकिता कहाँ हो? अंकिता का रिप्लाई आता है, बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। इंतजार में 2 मिनट का मतलब 30 मिनट भी हो सकता है। 30 मिनट बाद अंकिता अपनी स्कूटी पर आती है। वह सफेद रंग का सूट, होठों पर लाल लिपस्टिक, कानों में झुमका, पांवों में पायल की छन छन आवाज के साथ माधव की तरफ बढ़ती है। माधव अंकिता को देखता ही रहता है।
उसके पास आने पर कहता है, तुम आज भी वैसी ही सुंदर हो जैसी पहले थी। इस पर अंकिता कहती है, पर पहले जैसी खुश नहीं हूँ। खैर, तुम पहले से काफी मैच्योर और हैंडसम हो गए हो। हुगली नदी की हवा तुमको रास आई और तुम्हारा चेहरा सांवला से गोरा हो गया। थैंक्स अंकिता, तुम्हारा झुमका और पायल आज कहर ढा रहे हैं। तुम पर सबसे ज्यादा वही अच्छा लगता है, इस बात पर तुम्हारा झुमका तुम्हारी पायल से लड़ रहा है। वाह वाह, आज भी तुम्हारा शायराना अंदाज नहीं गया। मैं अब लड़की नहीं रही, अफसोस यही है। चले मॉल के अंदर, अंकिता मॉल की तरफ इशारा करती हुई बोली। फिर दोनों मॉल के अंदर जाते हैं। अंकिता माधव को सीधे पुरुषों के वस्त्र वाले कोने पर ले जाती है और उससे पूछती है, बताओ तुम्हारी कमर का साइज कितना है। अंकिता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी दी हुई चीजें पहनूंगा तो तुम ज्यादा याद आओगी। माधव ने अफसोस जताते हुए कहा। अच्छा, मेरी कौन सी बातें याद आती हैं तुम्हें? सभी पुरानी बातें तो याद नहीं, पर तुम्हारी कमर पर एक काला तिल है। इतना सुनते ही अंकिता भावुक हो जाती है और माधव का हाथ पकड़ लेती है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। माधव झट से उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाता है, फिर कहता है, ले लो जीन्स। अंकिता 32 नंबर की जीन्स माधव के लिए लेती है। माधव अंकिता से कहता है, तुम्हें याद है वह दिन जब हम अंतिम बार मिले थे? तुमने एक श्रृंगार की दुकान के सामने साइकिल रोक ली थी और एक झुमका देख रही थी। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, पर खुद से वादा किया था एक दिन वो झुमके तुम्हें दिलाऊंगा, जिसे देखकर तुम थोड़ी देर रुक गई थी उस दुकान पर। मैं कुछ दिन बाद वे झुमके खरीद लाया था, पर फिर हम कभी नहीं मिले। वही झुमका मैं आज तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या तुम पहनकर दिखा सकती हो मुझे? ये सुनते ही अंकिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर वह अपने पुराने झुमके उतारती है और माधव के दिए झुमके पहनती है। वह आईने के सामने दुपट्टा ओढ़कर बिंदी लगाती है, फिर पूछती है, कैसी लग रही हूँ? माधव अंकिता को गौर से देखता है, फिर बोलता है, तेरा दुपट्टा ओढ़कर बिंदी लगाना जैसे बारिश के मौसम में अदरक वाली चाय पीना। बाहर गजब की बारिश हो रही थी। अंकिता मुस्कुराने की कोशिश करती है। चूंकि शाम के 6 बज चुके थे, बारिश भी थम चुकी थी, तो दोनों बाहर निकले और मॉल के सामने जो रेस्टोरेंट था वहां पैदल जाने लगे। फिर बादलों की गर्जना हुई और अंकिता माधव से चिपक गई। दोनों अपने जज्बातों को रोकते हुए रेस्टोरेंट में जाते हैं और 2 चाय का ऑर्डर देते हैं। अंकिता माधव को अमरेश की बेगुनाही की सारी बातें बताती है और यह भी बताती है कि नगर थाना के दारोगा विनोद राम जानबूझकर अमरेश को इस केस में धकेल रहे हैं और रोज थाने में हाजिरी लगाने को कहते हैं जब तक कि मर्डर केस खत्म न हो जाए। माधव इतना सुनते ही अंकिता से दारोगा का नाम फिर से जानना चाहता है। अंकिता उसे दारोगा का नाम बताती है, विनोद राम। ये सुनने के बाद माधव कहता है, अगर दारोगा जानबूझकर अमरेश बाबू को सता रहे हैं तो अब नहीं सताएगा। चाय पीने के बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। फिर अंकिता माधव को शुक्रिया कहती है। माधव कहता है, जानती हो, मैं भगवान से हमेशा दुआ करता था कि हमारी एक मुलाकात हो, सदियों से भी लंबा तेरा मेरा साथ हो। आज मुझे महसूस हो रहा है भगवान ने मेरी बात कबूल की। माधव अपनी छुट्टियां बिताकर कोलकाता चला जाता है और श्रीनगर जाने की तैयारी करता है। अंकिता की कॉल आती है और माधव को थैंक यू सो मच कहती है। इस पर माधव कहता है, किसी भी देश का कानून बेकसूर को कसूरवार ठहरा नहीं सकता। माधव शाम को राजू के साथ भारत रेस्टोरेंट जाता है। भारत रेस्टोरेंट में घुसते ही माधव की नजरें कैश काउंटर पर बैठी अंकिता पर पड़ी तो उसकी सांसें मानो थम सी गईं। कैश काउंटर के सामने वाली टेबल खाली थी। दोनों वहां बैठ गए। राजू माधव से कहता है, वक्त वक्त की बात है। देख माधव, तेरी एक्स गर्लफ्रेंड काउंटर पर बैठी है और तू उसके रेस्टोरेंट में नाश्ता करने आया है। माधव कहता है, हाँ, पर वह यहाँ क्यों बैठी है? पहले अगर जानता तो यहाँ नहीं आता। राजू बोलता है, इसका पति 1 नंबर का घूसखोर ऑफिसर है। सरकार को लंबा चूना लगाया है, अब सस्पेंड होकर घर पर बैठा है और अपनी पत्नी से रेस्टोरेंट चलवा रहा है। इस पर माधव कहता है, उसकी कोई मजबूरी रही होगी, पर मैंने इससे सच्चा प्यार किया था। एक इंसान को अनेक बार प्यार हो सकता है, पर पहले प्यार को भूल पाना मुश्किल है।
इस बात पर राजू बोलता है, ये प्यार व्यार मेरे समझ से बाहर की चीज है, चलो अब डोसा खाते हैं। माधव डोसे का टुकड़ा मुंह में डालने ही वाला था कि अंकिता की नजर उस पर पड़ी। माधव भी अंकिता को देख रहा था, वह खा नहीं पाया। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे। फिर जब एक कस्टमर कैश काउंटर पर आया तो नजर हटी। माधव फिर डोसा खाते हुए राजू से पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम ये सब कैसे जानते हो? फिर राजू बोलता है, 1 साल पहले अमरेश बगहा शहर में सहकारिता पदाधिकारी बनकर गया और 2 महीनों में ही 50 लाख का घपला कर डाला। इस गबन के सारे कागजात में अमरेश बाबू के हस्ताक्षर थे। जांच टीम बैठाई गई जिसमें उसको बेकसूर ठहराया गया, पर उस घटना में एक मर्डर भी हुआ था जिसका केस चल रहा है। एक दिन मैं यूं ही इस रेस्टोरेंट पर आया तो देखा कि तुम्हारी प्रेमिका कैश काउंटर पर बैठी हुई है। मैंने अपना परिचय दिया। अंकिता ने तुम्हारे बारे में भी पूछा था और वह जानती भी है कि तुम CBI में नौकरी करते हो। फिर उसने तुम्हारा नंबर मांगा, पर मैंने उसे तुम्हारा नंबर नहीं दिया क्योंकि मुझे बेवफा लोग पसंद नहीं। तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक कार रुकती है और अमरेश के साथ एक वकील भी रेस्टोरेंट के अंदर आता है। ये देखकर राजू कहता है, देखो उसका पति आया है, अभी उसके पति का शिफ्ट है। माधव ये सुनकर तुरंत वेटर से पूछता है, 2 डोसा और 2 कुल्फी के।